एक सोच देख रहे हैं आप दोस्तों। पहले चरण का मतदान हो गया है उत्तर प्रदेश में। अब सबकी निगाहें उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण के मतदान पर टिकी हुई हैं और उसी का हम विश्लेषण करने के लिए इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं और बातचीत करने के लिए चंद्रकांत हमारे साथ मौजूद हैं। देखिए, अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़ और मथुरा, यहाँ पर मतदान होना है 26 तारीख को। और उससे पहले किस तरह का माहौल है, किस तरह का कौन किस पर कितना भारी है, ये जानने और समझने के लिए हम बात करेंगे। चंद्रकांत हमारे साथ मौजूद है जो कि पत्रकार है और लगातार विश्लेषण करते आए हैं। चंद्रकांत, अगर अभी आज की डेट में हम देखें तो पूरा ओवरऑल माहौल सेकंड फेज का क्या दिखाई दे रहा है? देखिए, जिस तरीके से पहले चरण में जो मतदान हुआ है, पहले चरण में जो वोटिंग हुई है और मतदान प्रतिशत जो कम हुआ है, हाँ। यकीनन उसने सभी पार्टियों की चिंताओं को बढ़ाया है। सिर्फ एक पार्टी की नहीं, सबकी चिंताएं बढ़ी हैं। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर आप देखेंगे, ये जो 8 सीटें जिन पर वोटिंग होने जा रही है, चाहे वो मेरठ है, अमरोहा है, नोएडा से लेकर गाजियाबाद तक की सीट आप देख लीजिए, या फिर बुलंदशहर की सीट है, अलीगढ़ है, मथुरा है, इन तमाम सीटों पर अगर मैं कहूँ बहुत ज्यादा अच्छी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है, तो ऐसा नहीं है। यकीनन पिछली बार जो चुनाव हुआ था उसमें 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती थी, लेकिन इस बार के समीकरण बदले हुए हैं। इस बार की जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं वो बदली हैं। अब है क्या कि हर सीट के अलग अलग मुद्दे हैं, हर सीट पर अलग अलग समीकरण है, जातीय समीकरण अलग है। और जो नाराजगी है वो कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पर एक जाति विशेष की नाराजगी का नुकसान भारतीय जनता पार्टी को पहले चरण में भी झेलना पड़ा और दूसरे चरण में भी वो नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अब क्या है, ये जो 8 सीटें हैं, यहाँ पर जो नुकसान है ये ज्यादा इस वजह से बढ़ गया है क्योंकि ये सिर्फ एक जाति नहीं बल्कि 3 से 4 जातियां ऐसी हैं जो लगातार पंचायतें कर रही हैं। हम उस पर भी बात करेंगे। लेकिन क्योंकि 26 अप्रैल को मतदान होना है और पहले चरण का जो वोटिंग रेशियो अगर आप देखेंगे, जो मतदान का प्रतिशत रहा है, तो अनुज जी वो बड़ा हैरान करता है क्योंकि कुछ सीटें ऐसी रही हैं जहां पर आप मानिए कि 10% तक वोटिंग कम हो गई पिछली बार की अपेक्षा। अगर आप 2019 से देखेंगे और पूरे उत्तर प्रदेश को अगर आप देखेंगे तो 6 से 7% की वोटिंग कम हुई है। तमाम अलग अलग राज्यों में वोटिंग कम हुई है। और इसके लिए परसों लखनऊ में सीएम आवास पर एक बड़ी बैठक की गई। ये चर्चा की गई कि आखिर मतदान का प्रतिशत कैसे बढ़ाया जाएगा, लेकिन उसका कोई तोड़, उसकी कोई काट फिलहाल मिलती नजर नहीं आ रही है। और प्रधानमंत्री नहीं, ने इस मत प्रतिशत का गिरना क्या, जो जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो इसको किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, पॉलिटिक्स में एक टर्म यूज होता है, राजनीति में एक टर्म यूज होता है, उसको कहते हैं एक्सट्रीम वोटिंग। एक्सट्रीम वोटिंग को आप दो तरीकों से समझ सकते हैं। पहला, एक्सट्रीम वोटिंग वो होती है जब बियॉन्ड द लाइंस सारे रिकॉर्ड टूट जाए और मतदान बम्पर हो जाए। और एक एक्सट्रीम वोटिंग वो होती है जो उम्मीद से भी कम होती है। तो इस बार की जो वोटिंग है वो उम्मीद से कम है। देखिए, अगर मतदान बहुत ज्यादा होता, वोटिंग बहुत ज्यादा होती, तब हम इस बात को कह सकते थे ना कि भाई लहर चल रही है, आंधी चल रही है, सुनामी चल रही है, तूफान चल रहा है। ऐसा कुछ नजर नहीं आया मतदान के लिए बूथ पर, ऐसा कुछ नजर नहीं आया। तो इसका मतलब कम वोटिंग, क्या जनता नाराज है? तो ये तो और ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया ना कि भाई। कंफ्यूजन, इसमें कंफ्यूजन, बहुत बड़ा कंफ्यूजन नहीं है। देखिए, अगर आप पॉलिटिक्स के टर्म को समझते चलेंगे तो कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। अगर लहर जैसी कोई बात होती तो मतदान भयंकर होता। या एक बात जो लोगों के दिल में घर कर गई है कि मोदी जी बार बार कह रहे हैं 400 सीटें, 400 सीटें, 400 सीटें, हम 400 सीटें जीत रहे हैं, हम 400 सीटें जीत के ला रहे हैं। तो भाजपा का जो वोटर है वो निश्चिंत हो गया है। वो बिल्कुल निश्चिंत हो गया कि मोदी जी, हमारे वोट से कौन सा फर्क पड़ रहा है, मोदी जी जो 400 सीटें जीत कर ला रहे हैं। उसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हो गया। और अगर अब आप देखिए, अब भारतीय जनता पार्टी ने 400 सीटों की बात करने का जो बयानबाजी थी वो कम हो गई है। अब 400 सीटों की बातचीत नहीं हो रही। अब क्या हो रहा है, अब चुनाव का गियर चेंज किया गया है। अब चुनाव का गियर ऐसे चेंज किया गया कि चुनाव को पूरी तरीके से हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान बनाने की कोशिश की जा रही है। जिस तरीके से अलीगढ़ में, अलीगढ़ पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हॉट सीट है। अलीगढ़ में प्रधानमंत्री ने जिस तरीके की बॉडी लैंग्वेज उनकी थी, जिस तरीके के भाषण उनका था और जिस तरीके की शब्दावली उनकी थी, वो मुझे वही याद दिलाता है शमशान वर्सेस कब्रिस्तान। ईद पर अगर, रमजान पर अगर बिजली आती है तो नवरात्र पर आनी चाहिए। ये तमाम उसी उसी कॉन्टेक्स्ट के बयान हैं अनुज जी। और एक एक बड़ी चतुराई से, बड़ी चालाकी से और बड़े ही जिसको कहते हैं ना करीने से भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हिंदू मुसलमान बनाने की कोशिश शुरू कर दी है और वो उस कोशिश को लगातार कर रही है। आप देखिए ना, पहले चरण में इस तरीके की कोई कोशिश नहीं हुई, पहले चरण में इस तरीके की कोई कोशिश नहीं थी। लेकिन दूसरा चरण आते ही अब इस चुनाव को उस तरीके से घुमाया जा रहा है। और आप देखेंगे, जैसे ही तीसरा चरण, चौथा चरण अपनी रफ्तार में आएगा, वैसे ही तीसरे और चौथे चरण और पांचवें चरण तक, मैं तो कहूंगा इन 3 चरण में राम मंदिर, भगवान राम, राम मंदिर, अयोध्या,
इसको केंद्र में रखा नहीं, जाएगा। हो सकता है कि ये पश्चिम से अब अवध और अवध से पूर्वांचल की तरफ चुनाव बढ़ रहा है। तो राम, देखिए मैं खुद वहां पर जब गया पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, तो वो राम मंदिर वाला इम्पैक्ट ग्राउंड पर तो मुझे नहीं दिखा कि कोई राम मंदिर की चर्चा कर रहा हो या फिर बात कर रहा हो। अब किसी के मन में हो तो बात अलग है, ऑन कैमरा तो किसी ने ऐसे कोई जिक्र नहीं किया। तो आपको नहीं लग रहा कि जिस राम मंदिर के, जैसे आप कह रहे हैं, जिस मुद्दे की आप बात कर रहे हैं, वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जब आगे बढ़ रहे हैं अवध और अवध से पूर्वांचल, तो शायद उसका वो मुद्दा हावी रहे अब। देखिए, भाजपा की जो स्ट्रेटजी है वो स्ट्रेटजी ये है कि पश्चिम का जो 26 अप्रैल की वोटिंग है उसको पूरी तरीके से हिंदू बनाम मुसलमान बनाया जाए। राम तो आते हैं तीसरे चौथे चरण में, जब आप उन्नाव, लखनऊ, कानपुर, हरदोई, रायबरेली, सीतापुर इस बेल्ट में वोट के लिए जाते हैं। अब देखिए, अभी फोकस क्या है ना, अभी पूरी तरीके से बांटने की कोशिश है, एक एक वर्ग को एक वर्ग के सामने खड़ा करके बांटने की कोशिश की जा रही है। और एक बात मैं आपसे और कहूंगा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आप मेरठ में देखिए, मेरठ में भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया, मैं बिल्कुल कट टू कट आपको बताता हूं मेरठ में क्या किया। भगवान राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल को टिकट दिया गया। समाजवादी पार्टी ने क्या काउंटर किया, समाजवादी पार्टी ने दलित उतार दिया। अब मेरठ की पॉलिटिक्स ऐसी है कि वहां पर 41% मुस्लिम और 10% 11% के आसपास दलित वोटर्स है। अगर उस दोनों कॉम्बो को आप कर लीजिए तो समाजवादी पार्टी वहां पर मजबूत हो जाती है। लेकिन अब इसमें इसमें डेंट कहां से लगता है, इसमें डेंट ये लगता है कि बहुजन समाज पार्टी ने भी वहां पर क्या किया, बहुजन समाज पार्टी ने वहां पर एक ब्राह्मण कैंडिडेट उतार दिया। अब मेरठ में ब्राह्मण भी ठीक ठाक है, प्लस जो याकूब कुरैशी का पूरा जो वहां पर राजनीतिक उनका जो वजूद है वो बीएसपी को मदद कर रहे हैं। तो यानी चुनाव वहां पर त्रिकोणीय हो गया है। अच्छा, इनको भाजपा को पूरी तरीके से लगता था कि अरुण गोविल के सामने बीएसपी कम से कम मुस्लिम उतार देगी तो मुस्लिम वोटर्स में बिखराव हो जाएगा। 41% मुस्लिम कम नहीं होता है, वो वोटर्स में बिखराव हो जाएगा, अरुण गोविल आसानी से जीत जाएंगे। चुनाव वहीं पर फंस गया, मेरठ का चुनाव वहीं पर जाकर फंस गया है। और यही अलीगढ़ में हुआ है। अलीगढ़ में भी किसी ने किसी मुस्लिम को नहीं, टिकट मेरठ पे अगर इंडिविजुअली हम अरुण गोविल की बात करें तो क्या वो इतने जिताऊ प्रत्याशी हैं? चलिए मान लीजिए, दूसरे फैक्टर हटा दीजिए, बीएसपी के कैंडिडेट कौन से हैं, सपा के कौन से हैं, केवल हम अरुण गोविल की अगर बात करते हैं तो क्या लगता है? अच्छा, अगर आप मानिए कि मेरठ की सीट से अरुण गोविल को ना उतारा जाता, उनकी जगह हेमा मालिनी को उतार दिया जाता, स्टार फेस को उतार दिया जाता, तो उसका चुनाव वैसे ही मजबूत होता। लेकिन क्योंकि अरुण गोविल उतना बड़ा स्टार फेस भी नहीं है, अरुण गोविल की स्टारडम आज की तारीख में कुछ नहीं है। अरुण गोविल एक वक्त था, देखिए अनुज जी, वो वक्त था तब का जब सोशल मीडिया नहीं था, फेसबुक व्हाट्सएप नहीं था। ये मैं आपको बता रहा हूँ 80s के दौर की बात है, 87 88 के आसपास की बात है, रामायण आती थी और लोग उस कौतूहल के साथ उसको देखते थे। कोई भी चीज जीवन में जब पहली बार आती है, कोई भी चीज हो जब पहली बार आती है तो उसको लेकर एक क्रेज रहता है। वो क्रेज उनका वहां तक था। उसके बाद आज जो अरुण गोविल भगवान राम की बातें कर रहे हैं, आज जो अरुण गोविल खुद की तुलना भगवान राम से कर रहे हैं, तस्वीर लेकर घूम रहे हैं, ये वही अरुण गोविल हैं जिन्होंने स्टेटमेंट दिए हैं, ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट इंटरव्यू में दिए हैं कि रामायण में राम का किरदार करना मेरा नुकसान कर गया, प्रोफेशनली मेरा नुकसान कर गया। आपको याद होगा अरुण गोविल उसके बाद कहीं जाते तो लोग इनके पैर छूना शुरू करते थे, भगवान वाली इमेज थी। इस इमेज को तोड़ने के लिए अरुण गोविल ने फोटोशूट्स कराए, अरुण गोविल ने क्लब्स में जाना शुरू किया, बार्स में जाना शुरू किया, लेकिन वो इमेज उनकी लोगों के दिमाग से हटी भी नहीं और उनका प्रोफेशनली बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। मुझे नहीं याद है कि आपको कोई एक ऐसी फिल्म याद होगी रामायण के बाद की जिसमें आप कह देंगे कि अरुण गोविल ने उसमें कोई सॉलिड किरदार निभाया था या कोई ऐसा एक सीरियल आ गया होगा। ऐसा कुछ नहीं है, उनकी स्टारडम सिर्फ रामायण तक सीमित थी। और ऐसा ही कुछ दीपिका चिखलिया के साथ भी हुआ जिन्होंने उसमें सीता का किरदार निभाया। लेकिन आज क्या है, आज उसी किरदार को वो बार बार कह रहा है कि मैंने राम का किरदार नहीं, भगवान राम की फोटो ले रहे हैं, आरती उतरवा रहे हैं, दलितों के घर में जा रहे हैं, तमाम चीजें कर रहे हैं। लेकिन मेरठ का चुनाव अनुज जी बुरी तरीके से फंसा हुआ है क्योंकि सामने ऐसी प्रत्याशी हैं सुनीता वर्मा, जिनके पति योगेश वर्मा पश्चिम की राजनीति का बड़ा नाम है, बड़ा दलित चेहरा है और वो मजबूती के साथ वहां पर चुनाव लड़ रहे हैं। अगली सीट पर आ जाते हैं, जल्दी जल्दी बात करेंगे दर्शकों की हर एक सीट पर क्या समीकरण बैठ रहा है। अलीगढ़ का जिक्र आपने किया था, चलिए वहीं से शुरू कर लेते हैं। मेरठ हो गई है, अलीगढ़ पे बात कर लेते हैं। अलीगढ़ में क्या लग रहा है? अलीगढ़ में देखिए, अलीगढ़ में सिटिंग सांसद है सतीश गौतम। सतीश गौतम को अलीगढ़ की रैली में मोदी जी ने 3 से 4 बार कहा कि मेरे छोटे भाई हैं, मेरे छोटे भाई हैं, मेरे छोटे भाई हैं। वहां पर क्या हुआ कि समाजवादी पार्टी और जो इंडिया का गठबंधन है वो कितना मजबूत है या कितना मजबूत नहीं है, इस पक्ष को थोड़ी देर के लिए एक साइड रख देते हैं। वहां पर मुस्लिम वोटर्स बेहद मजबूत हैं, मुस्लिम वोटर्स वहां पर जिताने हराने की क्षमता रखते हैं अलीगढ़ में। अब वहां पर क्या है अनुज जी की 25% के आसपास दलित वोटर्स हैं और
10 से 11% ब्राह्मण वोटर से, जो निर्णायक होता है, मतलब चुनाव जिताने हराने की क्षमता रखता है। मायावती बिल्कुल एक नया चेहरा लेकर के आई, बंटी उपाध्याय। अब लोगों के बीच में ये मैसेज चला कि भाई बंटी उपाध्याय कौन है, तो मायावती ने एक प्रयोग किया है, जिसको आप ये कह सकते हैं कि एक प्रयोग उन्होंने किया सोशल इंजीनियरिंग का, जिसकी बात हर जगह आजकल हो रही है। आज से तकरीबन तकरीबन अगर आप देखोगे तो 17 साल पहले मायावती इस प्रयोग को करके चुनाव जीती थी, पहली बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी। अब वही प्रयोग उन्होंने अलीगढ़ में कर दिया है। तो अलीगढ़ में क्या है, अलीगढ़ में भी लड़ाई त्रिकोणीय है, और वहां भी मैं जो आपसे कह रहा था ना, मेरठ में, वहां भी बीजेपी इस वजह से सत्ते में है क्योंकि वहां पर कोई मुस्लिम कैंडिडेट नहीं है। अगर मुस्लिम कैंडिडेट होता तो वोट डिवाइड होता। लेकिन अब क्या है ना कि 2024 के चुनाव में एक जो ट्रेंड देखने को मिल रहा है अनुज जी, वो ये है कि मुस्लिम डिवाइड होने की स्थिति में है नहीं, वो बट नहीं रहा। तो मैं तो ये मान रहा हूं कि अलीगढ़ इनके लिए फंसी हुई है। ब्राह्मण चेहरा उतारने से सतीश गौतम के लिए दिक्कत है। बहुत बड़ी दिक्कत है, बहुत 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 बड़ी दिक्कत है सतीश गौतम के लिए। बंटी उपाध्याय वहां पर जो हमने लोगों से बात की, युवा चेहरा है, और मायावती का दलित फैक्टर उनको प्लस कर रहा है। दूसरा, मुस्लिम कुछ तो मिलेगा। हम इस बात को सिरे से खारिज नहीं कर सकते कि मायावती को बिल्कुल मुसलमान नहीं मिलेगा, लेकिन इंडिया गठबंधन को प्लस आप इसलिए कर सकते हैं क्योंकि कांग्रेस भी उनके साथ है। तो जो मुस्लिम वोट सपा को नहीं देना चाहता होगा वो कांग्रेस के नाम पर दे देगा, जो कांग्रेस को नहीं देना चाहता होगा वो सपा के नाम पर दे देगा। तो ये अलीगढ़ का ये फैक्टर अलीगढ़ है। अब चलते हैं अमरोहा। अमरोहा में क्या लग रहा है? दानिश अली चुनावी मैदान में है इंडिया गठबंधन से, बीएसपी से आए हैं, बीएसपी से निष्कासित कर दिए गए और उसके बाद वहां पर आए हैं। क्या आपको ये नहीं लग रहा है क्या कि हर सीटों पे हाल देख लीजिए, लेकिन अमरोहा को मायावती ने पर्सनली ले लिया है कि भाई यहाँ पे बीजेपी को नहीं हराना है, यहाँ पर दानिश अली को हराना है? आपके सवाल का मेरा जवाब एक लाइन में है कि अमरोहा में कुंवर दानिश अली बुरी तरीके से चुनाव हार रहे हैं। वो इसलिए हार रहे हैं क्योंकि मायावती की पार्टी में, देखिए मायावती ने उनको निकाला क्यों? क्योंकि वो कांग्रेस के कार्यक्रमों में जा रहे थे और उनकी मंशाएं राहुल साफ हो गांधी से चुकी मिले, थी। उसके बाद सी हो गया। हाँ। उनकी मंशा साफ थी कि उनको क्या करना है। तो अब लेकिन दानिश अली से मायावती की नाराजगी को आप, वो तो है ही जो है, मायावती पर्सनली ले रही है। मायावती ने रैली में उनको गद्दार कहा है, सब कुछ है। लेकिन जो लोकल पब्लिक है, अमरोहा के जो लोग हैं, अमरोहा के जो स्थानीय लोग हैं, उनका कहना है कि सांसद जी 5 साल गायब रहे। जीते, हमने बसपा पे विश्वास किया था, इनको इनको चुनाव में वोट दिया, ये गए, इन्होंने पार्टी भी बदल ली, जनता के लिए काम भी नहीं किया, बड़े नेता हो गए थे, दिल्ली में रहने लगे थे, अमरोहा बहुत कम आते थे। लोकल जो इश्यूज है, छोटे छोटे जो मसले हैं, वो भी हल नहीं हुए लोगों के, सड़क नाली खड़ंजा पानी बिजली की जो समस्या है वो भी हल नहीं हुई। तो ऐसे में दानिश अली वहां पर बुरी तरीके से चुनाव में विरोध झेल रहा है। दूसरा, बसपा ने जो मुजाहिद हुसैन को वहां उतार दिया। हाँ, मैं वही तो आपसे इसीलिए कह रहा था कि क्या ये दानिश अली को डैमेज करने के लिए मायावती ने यहाँ पर मुस्लिम कैंडिडेट उतारा है क्या? बिल्कुल, मायावती मायावती इस स्थिति में है। मायावती ये चाहती है कि दानिश अली ना जीते, भले ही भाजपा जीत जाए। जब आप दुश्मनी इस स्तर पर उतर आती है ना अनुज जी, कि हमारा नुकसान हो जाए तो हो जाए, लेकिन हमारे दुश्मन का फायदा ना हो, तो उस स्थिति में ये अमरोहा का चुनाव है और वहां पर मायावती ने यही प्रयोग किया। बीजेपी को एज मिल रहा है वहां पर। कंवर सिंह तंवर का चुनाव ठीक है आज की तारीख में, अगर आप कहेंगे तो दानिश अली की वजह से, जो दानिश अली से नाराज वोटर है, उसको, जिसको लग रहा है कि इनको जिताकर गलती कर दी, वो बीजेपी में कंवर सिंह तंवर की तरफ झुक रहा है। गाजियाबाद, जनरल वीके सिंह का टिकट कटा, ठाकुर समाज नाराज, और डॉली शर्मा अच्छा चुनाव लड़ रही हैं ऐसा लोग कह रहे हैं। तो ये दिल्ली के पास की सीट गाजियाबाद कैसे देखा जाए? अतुल गर्ग को टिकट मिला, अतुल गर्ग। भाजपा ने टिकट दिया अतुल गर्ग को। राजनाथ सिंह पहुंचे थे नामांकन कराने। क्यों पहुंचे थे? उसकी वजह ये थी कि ठाकुर बहुत नाराज थे। तो ये हुआ कि राजनाथ सिंह 2 बार सांसद रहे हैं और उनको गाजियाबाद भेजा जाए, भाई नाराजगी संभाले। डैमेज कंट्रोल किया जाए। बड़े नेता है, राजपूतों क्षत्रियों के बीच में लोकप्रिय है। पंकज सिंह की भी ड्यूटी लगाई गई नोएडा से कि आप भी गाजियाबाद नोएडा संभालिए वहां पर, लेकिन संभल नहीं पाया। संभल इसलिए नहीं पाया क्योंकि देखिए वीके सिंह की जो लीड थी, 9 लाख के आसपास की लीड थी। और मैं व्यक्तिगत तौर पर, मैं खुद इस बात को बड़ा हैरान था जब वीके सिंह का टिकट कटा। वीके सिंह एक साफ सुथरी छवि वाले नेता है, मतलब बेदाग नेता है, कोई बहुत ज्यादा उनके ऊपर दाग नहीं है, और उनका टिकट काट दिया गया। अब क्यों काटा गया, इसके पीछे तमाम वजह हो सकती है, उसका भी अलग से आकलन करना बेहद जरूरी। लेकिन उनका टिकट कटने से सिर्फ गाजियाबाद में नाराजगी हुई हो ऐसा नहीं है। उनका टिकट कटने से मेरठ की पूरी बेल्ट, नोएडा, और कुछ हद तक आप कह सकते हैं कि इधर अवध में नाराजगी है। ठाकुरों की पंचायतें सहारनपुर में हुई, मेरठ में हुई, गाजियाबाद में, ये तो ठाकुरों की नाराजगी है।
दूसरा मैं आपको एक दो सीटों का ना जोड़ के थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। गाजियाबाद और नोएडा में जो त्यागी समाज है, जो सैनी समाज है, जो गुर्जर समाज है, जाट समाज है, ठाकुर है, ब्राह्मण है, ऑल टोटल ये सब बीजेपी से नाराज है और ये सब लगातार पंचायतें कर रहे हैं। देखिए इनके नाराज होने की वजह है अलग अलग है, अलग अलग वजहों से ये नाराज है। गाजियाबाद में अतुल गर्ग फंस गए। डॉली शर्मा के साथ क्या है, डॉली शर्मा वहां की एक तो लोकल नेता है, दूसरा मैं अगर आपसे कहूँ कि सुलभ नेता है थोड़ा सा, मतलब कि मिल जाती हैं लोगों से, चुनाव पहले भी लड़ चुकी हैं, मेयर का इलेक्शन भी लड़ चुकी हैं। और डॉली शर्मा वहां पर मतलब कि गली गली में घूमने वाली और लोगों से मिलने जुलने वाली बेहद जिसको कहते हैं ना कनेक्टिंग लीडर है। अतुल गर्ग खुद इस बात से घबराए हुए हैं अपनी सीट पर कि वीके सिंह की वजह से सीट गड़बड़ा गई। बड़े बड़े नेताओं की गाजियाबाद में ड्यूटी लगी है, लेकिन गाजियाबाद की सीट जो है वहां पर ठाकुर वोटर्स बहुत ठीक ठाक संख्या में है और चुनाव वहां इनके लिए, गर्ग साहब के लिए चुनाव फंसा हुआ है। भाई नाराजगी गाजियाबाद, जो ठाकुरों की नाराजगी हुई, गाजियाबाद केंद्र रहा, कहा कि भाई उनका टिकट कट गया है वीके सिंह साहब का, इस वजह से नाराजगी। हालांकि और भी गुजरात से भी बाकी चीजें आई, तो उसको लेकर भी लोग नाराज दिखाई दिए। अब अगर हम आगे बढ़े, बुलंदशहर की बात करें, तो बुलंदशहर में क्या दिखाई दे रहा है इस बार सेकंड फेज में? बुलंदशहर के सांसद हैं वो भोला सिंह जी। भोला सिंह 2 बार से सांसद है, तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। और भोला सिंह के सामने सबसे बड़ी दिक्कत है एंटी इनकम्बेंसी। अब बुलंदशहर की जो सीट है कि वहां पर भोला सिंह के खिलाफ जो नाराजगी है या फिर जो नाराजगी पश्चिम उत्तर प्रदेश में चल ही रही है, आप देखिए जो चल ही रही है, अंदर खाने जो पंचायतें और तमाम चीजें हुई उसकी वजह से बुलंदशहर में जो नाराजगी, उसका भी नुकसान भोला सिंह को उठाना पड़ रहा है। देखिए ये एक बिल्कुल जाहिर सी बात है, किसी भी चुनाव में अनुज जी, जब किसी भी सीट पर चुनाव होता है, लोकसभा का चुनाव, मैं विधानसभा की बात नहीं कर रहा, लोकसभा चुनाव में हर लोकसभा सीट पास की लोकसभा सीट से प्रभावित होती है। वहां पे जो मुद्दा होगा या वहां पे जो नाराजगी होगी उससे प्रभावित होगी। पश्चिम की जो जितनी सीटें हैं पश्चिम में, वहां हर सीट पर आपको जाट का मुद्दा है, हर सीट पर किसान का मुद्दा है, हर सीट पर छतरी का मुद्दा है, यानी कि तमाम मुद्दे वहां पर जो है वो कॉमन है। जो मुद्दा मेरठ में आप ठाकुर की नाराजगी का देख रहे हैं, वही मुद्दा आपको बुलंदशहर में देखने को मिलेगा। भोला सिंह सिटिंग सांसद हैं, लेकिन भोला सिंह के साथ एंटी इनकम्बेंसी इस स्तर की है कि लोग जो बुलंदशहर के, उनका ये कहना है कि सांसद वहां आसानी से मिलते नहीं भोला सिंह। क्या है कि बीजेपी के ज्यादातर सांसदों को ये लगता है कि हमारा चुनाव जो है मोदी के चेहरे पर हम जीत रहे हैं, तो काम करने की बहुत ज्यादा कोई जरूरत यहां पर है नहीं। अब देखिए इंडिया गठबंधन यहां पर क्या है। इंडिया गठबंधन में यहां पर ये सीट गई है कांग्रेस के खाते में, शिवराम वाल्मीकि को यहां पर उतारा गया और मायावती ने एक यहां पर एक अलग तरीके का प्रयोग करके नगीना के सांसद गिरीश चंद्र को उतारा। अब गिरीश चंद्र राजनीति में माहिर खिलाड़ी हैं, मंझे हुए नेता हैं। शिवराम वाल्मीकि उतनी टक्कर भोला सिंह को नहीं दे पा रहे, ये फैक्ट है, इसमें किसी भी तरीके की शंका नहीं है। लेकिन गिरीश चंद्र मुकाबला कर रहे हैं भोला सिंह का और टक्कर दे रहे हैं। इस सीट को मैं बीएसपी के लिए प्लस में मानता हूँ। बुलंदशहर, हाँ बिल्कुल, क्या बात कर रहे हैं? गिरीश चंद्र बीएसपी के लिए? मैं तो इस चरण में अगर मैं देखूं, मैं 2 से 3 सीटें बीएसपी के लिए प्लस में मान रहा हूं। प्लस में से मेरा मतलब यह है कि वहां फाइट में बीएसपी और बीजेपी की डायरेक्ट फाइट हो रही है। अच्छा। इंडिया गठबंधन अभी वहां फाइट में आ नहीं पा रहा है। तो मायावती, जिनका इतना ज्यादा शोर नहीं था चुनाव से पहले, बुलंदशहर, अमरोहा बुलंदशहर, इन दोनों सीटों पर मेरठ में मायावती की पार्टी डिसाइडिंग फैक्टर है। अच्छा, डिसाइडिंग फैक्टर है क्योंकि मेरठ में ब्राह्मण उतारा है, याकूब कुरैशी चुनाव लड़ा रहे हैं, 41% मुस्लिम है, 11% दलित है। आप देखिए ना, स्टेप बाय स्टेप कॉम्बिनेशन बन रहा है, मेरठ अमरोहा बुलंदशहर तक, अलीगढ़ तक आप देखिए ना, बंटी उपाध्याय। मायावती हर सीट पर समीकरण बिगाड़ रही है, हर सीट पर मायावती और कुछ सीटों पर समीकरण बिगाड़ रही है बीजेपी का और कुछ सीटों पर मायावती जीत रही है। जीत रही है। बिल्कुल, अरे मायावती बिल्कुल चुनाव जीत रही है। पिछला चुनाव 10 सीटें जीती हैं, तो आप मायावती को कितना भी कम आंकेंगे तो नहीं, वो तो सपा के साथ गठबंधन था, लोग कहते हैं वोट ट्रांसफर नहीं हुआ। नहीं, देखिए तो आप देखिए इसी उत्तर प्रदेश में मायावती ने 19 लोकसभा सीटें भी तो जीती हैं। और ये 14 और 19 वाला चुनाव नहीं है, ये 14 और 19 से बहुत अलग चुनाव है। ना ये 14 है ना ये 19 है, ये आप यकीन मान लीजिए। ना ये 2014 वाली इसमें लहर है, ना 2019 की तरह पुलवामा है। ये दोनों चुनावों से बिल्कुल अलग चुनाव है, तो आप बिल्कुल अलग नतीजे देगा। तो आप ये कह रहे हैं कि 24 के चुनाव में मायावती 20 साबित हो रही हैं?
नहीं, 20 कुछ सीटों पर। अच्छा। उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रहा मैं, इन सीटों पर, ये जो सीटें आप जिन पर बात, कौन कौन सी बताइए आपने? अमरोहा, मेरठ, अमरोहा, अलीगढ़, बुलंदशहर, इन चारों चार सीटों सीटें। हाँ, इन चारों सीटों पर मायावती कड़ी तरीके से टक्कर दे रही है। मथुरा के क्या कहेंगे? हेमा मालिनी एक बार मथुरा फिर हेमा से? मालिनी चुनाव जीतेंगी, बिल्कुल ईमानदारी से भरा स्पष्ट आकलन है मेरा। बीजेपी जीत रही बीजेपी वहां जीत रही है, हेमा मालिनी के सामने प्रत्याशी ही नहीं ढूंढ पाए ये लोग। हेमा मालिनी का जो कैलिबर है, हेमा मालिनी का जो कद है, हेमा मालिनी की जो इमेज है, हेमा माल और स्टारडम की बात तो मैं नहीं करूंगा, बहुत वहां पर वो 10 साल से सांसद है, तो लोगों के बीच में काफी घुल मिल गई हैं वो। हालांकि वो बॉलीवुड का एक बड़ा चेहरा है, लेकिन आप ये समझिए कि ड्रीम गर्ल को हरा पाना इंडिया के लिए या बसपा के लिए ड्रीम से ज्यादा कुछ नहीं है। बिल्कुल ये लॉजिकल बात है इसमें। आप मुकेश धनगर को आप लाए हैं वहां पर, वो क्या करेंगे? धनगर समाज का वोट लेकर चले जाएंगे, बस, उससे ज्यादा क्या करेंगे? ठीक बात है। आप जाट बिरादरी से वहां एक IRS रहे सुरेश सिंह, आप उनको लेकर आए, जनता से उनका क्या जुड़ाव है? जीवन के 40 साल उन्होंने कुर्सी में बैठ के नौकरी करने में निकाल दिया, अब अचानक आपने उनको टिकट दे दिया, चुनाव लड़िए। ऐसा नहीं होता है। देखिए हेमा मालिनी ऐसा नहीं है, हेमा मालिनी भी मथुरा में एक्टिव रही। और दूसरा, मथुरा के लोगों को बहुत ज्यादा उम्मीद अपने सांसद से है नहीं। अब आप देखिए, सिंपल समझिए, देखिए भारत एक सोच पर दर्शक आपको इसलिए देखते हैं, समझते हैं, क्योंकि हम लोग सीधी सपाट बात करते हैं, उसमें कोई लाग लपेट नहीं है। सीधी सपाट बात यह है कि अयोध्या के विकास के लिए क्या अयोध्या के लोग लल्लू सिंह की तरफ देखते हैं, या लल्लू या किसी विधायक की तरफ देखते हैं, या जिला पंचायत की तरफ देखते हैं? नहीं, उनको पता है कि हमारा विकास लखनऊ से हो रहा है, हमारे लिए बजट लखनऊ से आ रहा है, दिल्ली से आ रहा है, हमको अपने सांसद से कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। चेहरा कोई भी हो, उससे फर्क नहीं कोई पड़ता। कुछ भी हो, वही मथुरा में है। मथुरा के लोगों को पता है कि चुनाव के बाद उसके आगे चलकर पॉलिटिकल डेस्टिनेशन भारतीय जनता पार्टी का, अकॉर्डिंग टू बीजेपी सोर्सेज और चुनाव के लिहाज से जो चीजें चल रही हैं आगे 2027, वो नया डेस्टिनेशन, देखिए काशी हो गया, अगला डेस्टिनेशन मथुरा है। अच्छा, एक सीट है, बड़ी चर्चा हुई उसकी, और उस पर बड़ा डिबेट भी हो रही है, बागपत लोकसभा सीट पर आरएलडी के खाते में गई है। एनडीए गठबंधन यहाँ से चुनाव लड़ रहा है, तो जैन चौधरी फैक्टर कितना काम कर सकता है यहाँ पर? मेरे ख्याल से ये और बिजनौर, बिजनौर 2 सीटें गई हैं इनके पास ना। इंडिया गठबंधन ने बागपत में उतारा अमरपाल शर्मा को, और इनकी तरफ से डॉक्टर राजकुमार सांगवान। इस सीट पर यह चर्चा थी पहले, जब मुझे लगता है काफी वक्त पहले की बात है, जब जयंत चौधरी और अखिलेश यादव की मीटिंग हुई थी, जब जयंत राज्यसभा जा रहे थे, तो अखिलेश यादव ने प्रस्ताव रखा था कि मुजफ्फरनगर और बागपत, ये 2 सीटें आप ले लीजिए, मुजफ्फरनगर आप लड़ जाइए, बागपत में आपकी पत्नी है चारू चौधरी, उनको चुनाव लड़ा देते हैं, उनको चुनाव लड़ा दें। तो ये हुआ कि हाँ ठीक है, सब 7 सीटें जब मिलने की बातचीत सब कुछ हुई। अब क्या है, अनुज जी की इन्हीं सीटों की वजह से वो लड़ो झगड़ कर वहां गए थे, और यही सीटें उनको नहीं मिली। मुजफ्फरनगर में उनको चुनाव लड़ाना पड़ा, संजीव बालियान को, और बागपत में राजकुमार सांगवान को सीट मिल गई, चुनाव लड़ा रहा। लेकिन बागपत की सीट वो है जहां जयंत चौधरी चुनाव हारे थे। मुझे आज भी याद है कि स्पीच, सत्यपाल सिंह सांसद रहे बागपत के, उनका एक स्पीच था कि चुनाव विकास जो, क्योंकि बागपत के सांसद सत्यपाल सिंह रहे, कि जो विकास किया वो हम ही ने किया, हमसे पहले वालों ने तो बागपत को नरक बना दिया था। अब बागपत में पहले कौन था? चौधरी अजीत सिंह थे, चरण सिंह थे, वो तमाम बातें हैं। लेकिन मैं इस बात, तो देखिए आपसे भी मेरी जब बाकी चर्चा भी हुई, तो जैन के साथ फैक्टर काम तो कर रहा है कि जो वो आरएलडी के जो वोटर्स हैं, जो सिर्फ जैन चौधरी को या सिर्फ जो नल को देखते हैं, वो तो उनके साथ हैं। लेकिन इंडिया गठबंधन भी यहाँ मजबूती से टक्कर दे रहा है। देखिए जैन के साथ 2 पक्ष हैं। एक पक्ष तो वो है जो उनसे नाराज है, एक पक्ष वो है जो नाराज तो है, बहुत नाराज है, लेकिन उसके सामने मजबूरी है कि हम करेंगे क्या। वो ना इधर जा पा रहा है ना उधर जा पा रहा है। एक बात और होती है अनुज जी, जैसे कुछ वोटर्स ऐसे होते हैं, जैसे कुछ वोटर ऐसे होते हैं, बीजेपी कहती है मुस्लिम हमको वोट नहीं करते, मुस्लिम समाज ये कहता है कि हम आपको वोट कर भी देंगे, हम आपको वोट दे भी देंगे, आप मानोगे कब? आप मानोगे कब? तो जैन के साथ भी वहां पर ये फैक्टर हो रहा है कि जो जैन से नाराज लोगों को कहते हैं कि मान लो हम इनको वोट नहीं देंगे, हम दूसरी तरफ वोट दे देंगे, वो लोग मानेंगे नहीं कि हमने इनको वोट दिया या नहीं दिया। इस वजह से भी वोट में देखिए राजनीति में कई चीजें होती है, वोट छिटकता ऐसे भी है, बढ़ता ऐसे भी है। राजनीति में, राजनीति सिर्फ वो नहीं कि नेता ने नामांकन किया, मतदान हुआ, काउंटिंग हुई, रिजल्ट आ गया, इसके बीच में सैकड़ों चीजें काम करती है। तो वो सैकड़ों चीजें काम कर रही है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि पहले चरण ने पूरे देश को चौंकाया है, पूरे देश को। दूसरा चरण पूरे देश को हैरान करेगा।
पहले चरण ने चौंकाया है, बहुत बुरी तरह चौंकाया। हैरान कैसे करेगा? हैरान कुछ इस तरीके से करेगा कि आप देखेंगे जब इन सीटों पर मतदान के बाद हम लोग बैठेंगे दोपहर में 3-4 बजे के आसपास, तब आप देखिएगा यहां पर क्या हो रहा है। चुनाव बोलने लगता है अनुज जी, सहारनपुर का चुनाव बोलने लगा उसी दिन। आप इमरान मसूद के चेहरे को देखिए, चुनाव बोलने लगा था। आपने खुद कैराना, नगीना, मुजफ्फरनगर और पता नहीं कितनी सीटों को आप कवर कराए, तो आपने खुद देखा कि वहां पर पब्लिक क्या बोल रही है। दूसरा, पब्लिक आपके माइक पर तो कुछ बोल रही है, अंदर वोट डालने में कुछ और कर रही है। वो यहाँ तो आपसे बोल रही है कि राशन मिल रहा है, ये मिल रहा है, वो मिल रहा है। नहीं, ये बात तो हमने महसूस की है और बदायूं में महसूस की है हमने। हाँ, अभी तो खैर बदायूं के चुनाव में वक्त है, लेकिन पहला चरण तो बड़ी शांति से निकल गया। और कल प्रचार का आखिरी दिन है, 24 तारीख शाम को 5-6 बजे तक प्रचार चलना है। सब अपनी अपनी ताकत झोंकेंगे। चुनाव को हिंदू और मुसलमान बनाने की पूरी पूरी कोशिश की जा रही है। और अभी मैं सुन रहा था, एक बड़ा अच्छा शेर था किसी का, सतलज राहत एक शायर हैं, राहत इंदौरी साहब के बेटे हैं, उन्होंने एक शेर बड़ा अच्छा सुनाया और सोशल मीडिया पर मैं देख रहा हूँ, जब से मोदी जी ने बयान दिया तब से चल पड़ा वो। उन्होंने लिखा कि ज्ञान हमको बांटा जा रहा है, ज्ञान हमको बांटा जा रहा है और ये हिंदुस्तान बांटा जा रहा है, और हमको तुमको ये मंदिरों मस्जिद दिखा दिखा कर मुद्दों से ध्यान बांटा जा रहा है। तो ये मुझे लगता है कि ध्यान बांटने की जो कोशिश है, ये शुरुआत हो चुकी है और ये शुरुआत दूसरे चरण से की गई है और ये बांटने की कोशिश अब आखिर तक रहेगी। पहले चरण में चुनाव दिख गया क्या? कुछ पहले ऐसा चरण में है? लग रहा था कि सब गारंटी पे है, सब मोदी पे है, सब 400 पार पे है। फिर इनको लगा कि नहीं यार, हमारा कुछ नहीं, जो हमारे हमारे लिए तो वही है भाई, हिंदू मुसलमान वाले बाण निकालो, वही घर से सामान निकालो, हिंदू मुसलमान का शुरू करो, तभी चुनाव में कुछ रंग आएगा, वरना चुनाव में रंग आ नहीं रहा है। तो ये इस वजह से अब बांटने की कोशिश है, बांटा जा रहा है। लेकिन जो बांटा जा रहा है, जिन सीटों पर बांटा जा रहा है, वहां के जो वोटर्स हैं वो इस बात को समझ चुके हैं कि बांटने की कोशिश है। तो मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि पहला चरण चौंका चुका है, दूसरा चरण हैरान करेगा अनुज जी, हैरान करेगा। बहुत शुक्रिया चंद्रकांत, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए। तो चंद्रकांत शुक्ला जो कि अपना यहाँ पर पक्ष रख रहे थे, सीटों पर अभी मौजूदा स्थिति में क्या हाल है वो बताने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि अभी 3 दिन हैं, 2 दिन हैं और चुनाव का परसेप्शन रातों रात बदल जाता है, वो भी हमने देखा है। इस बार दूसरे चरण में क्या कोई किसी तरह का कोई नया परसेप्शन बनता दिखाई देगा? कौन किस पर कितना भारी है, इस पर हम चर्चा आगे भी करते रहेंगे, आगे भी डिबेट करते रहेंगे। फिलहाल अभी के लिए बहुत शुक्रिया।